एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में दो बहनें गीता और सीमा अपनी विधवा माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सावित्री के पति का निधन हो गया था। सावित्री अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई क्या करती थी। सीमा तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह कभी भी अपनी माँ से किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। लेकिन गीता, उसे तो बस हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, लेकिन गीता एग्जाम देने नहीं जाती। सीमा को उसकी चिंता होने लगती है और वह अपनी बहन को एग्जाम देने के बाद ढूंढने जाती है तो उसे पता चलता है कि वह एक क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। वहां जाकर सीमा गीता को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, गीता, आज एग्जाम था और तुमने एग्जाम भी नहीं दिया। यहाँ क्लब में अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो। मम्मी कैसे पाई पाई जोड़कर स्कूल की फीस जमा करती हैं और तुम पूरे साल की फीस इस तरह से बर्बाद कर रही हो। गीता, यह तो गलत बात है। सुन बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बस माँ की चमची बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहूँ। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसे मैं छोड़कर एग्जाम देती। एग्जाम तो मैं दोबारा भी दे दूंगी और वैसे भी तो मुझसे जलती है क्योंकि आए दिन मैं पार्टी करती रहती हूँ और तुझे कोई खास भी नहीं डालता। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? यार, तेरी इस गंवार बहन ने यहाँ आकर सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिया। इसे यहाँ से भगा दे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर गीता अपनी सगी बहन को पार्टी से धक्के मारकर निकाल देती है। सीमा को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए घर वापस आ जाती है। सावित्री की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ को अपनी बहन की शिकायत नहीं लगाती क्योंकि सावित्री की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। ऐसे ही रिजल्ट का दिन आ जाता है। जब सावित्री दोनों बहनों का रिजल्ट देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और गीता की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, गीता, तुम कैसे फेल हो सकती हो? तुम तो रोज ट्यूशन भी जा रही थी और तुम्हारा कोई एग्जाम भी नहीं छूटा, फिर फेल कैसे हो गई? और सीमा को देखो, वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। इसने तो कोई ट्यूशन भी नहीं लिया और घर का सारा काम भी किया। बेटा, मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ और तुम फेल हो गई। मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी। अब स्कूल वालों ने ही मुझे फेल कर दिया तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है। इस सीमा की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ऐसा कहकर गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सावित्री एक दिन मार्केट से घर वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब इस बात की खबर गीता और सीमा को लगती है तो दोनों बहनें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं। सावित्री के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में सिर्फ सावित्री काम करने वाली थी और वही चारपाई पर बैठ जाती है। अब घर में जो भी राशन था वह भी खत्म हो जाता है। तभी गीता बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मम्मी, जब आपको हमें ऐसी ही नर्क जैसी जिंदगी देनी थी तो फिर पैदा ही क्यों किया? दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आप सिलाई कर कर 4 पैसे कमा लिया करती थी, अब तो आप भी चारपाई पर बैठ गई। मेरे दोस्तों में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है मैं ही जानती हूँ। उनसे उधार ले लेकर इतना ज्यादा कर्जा हो गया मेरे ऊपर और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है कि आपकी बेटी की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप तो बस आराम से चारपाई पर बैठी है। गीता, यह हमारी माँ है और तुम जानती हो पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने हमें किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हमें पढ़ाया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाना खिलाया और आज माँ को हमारी जरूरत है तो तुम इस तरह से सुना रही हो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटा, क्या सोचा है तुमने? माँ, मैंने सोचा है कि गीता और मैं, हम दोनों आपका सहारा बनेंगे। हम दोनों काम करने जाएंगे, जो भी काम मिलेगा वही काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। गीता को हमने बहुत सर पर चढ़ा लिया। जब तक यह काम करके पैसे नहीं कमाएगी तब तक इसे पैसों की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। गीता पहले तो सीमा के साथ
काम करने जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन जब सावित्री उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे देती है तो वह चुपचाप काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गीता के दोस्तों को यह पता चलता है कि गीता लकड़ियाँ बेचने का काम करती है तो उसके दोस्त उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अरे यार गीता, तूने तो हमसे कहा था कि तू कभी कोई काम नहीं करेगी, लेकिन तू तो यहाँ मजदूरी जैसा काम कर रही है। यार, हम इस जैसी मजदूर लड़की को अपना दोस्त नहीं बना सकते, हमारा भी एक स्टेटस है। चलो यहाँ से चलते हैं, यह तो बहुत ज्यादा गरीब हो गई। इस सीमा की बच्ची की वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है। अगर यह माँ को मेरे खिलाफ नहीं भड़काती तो आज मेरे दोस्तों में मेरी इंसल्ट नहीं होती। यह सब कुछ इस 2 टके की बहन जी की वजह से हुआ है। मेरे सभी अमीर दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। छोड़ूंगी नहीं, तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ऐसा सोचकर गीता सीमा के लिए अपने अंदर और भी ज्यादा नफरत पैदा कर लेती है। दोनों बहनें लकड़ी बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। उनके पास एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा बीमार था। वह दोनों बहनों से कहती हैं, बेटा बेटा मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह मर जाएगा, मेरी मदद करो। बुढ़िया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है। पूरे दिन हमने लकड़ियाँ काटी, इतनी धूप में अपना पसीना बहाया और इन्हें बेच कर आए। इतनी मेहनत से हमने पैसे कमाए और तुझे क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम तुझे दे देंगे? तेरा बच्चा मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हम तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। ये भिखारी कहीं से भी आ जाते हैं मुंह उठाकर। गीता, देखो तो इनका बेटा कितना ज्यादा बीमार है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी की जान तो बच जाएगी। यह लीजिए अम्मा जी पैसे। सीमा की बच्ची, तो खुद को क्या समझती है? जब देखो समाज सेवा करने के लिए सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तो कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, अगर सारे पैसे तुझे दे देती तो आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। इसी तरह दोनों बहनें कुछ दूर और चलती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ फ्रॉक नजर आता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही चमक जाती हैं कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों का मेरे इस जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। शायद तुम रास्ता भटक गई तभी यहाँ पर आई हो, वरना यहाँ पर कोई नहीं आता। और तुमने यह जादुई फ्रॉक भी देख लिया है। अब यह जादुई फ्रॉक तुम दोनों बहनों में से किसी एक का हो सकता है। और तुम जानती हो यह जादुई फ्रॉक कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें तुरंत दे देगा। सोना, हीरे, जवाहरात, पैसा, कुछ भी। हाँ हाँ जादूगरनी जी, यह जादू फ्रॉक मुझे चाहिए। नहीं नहीं, यह तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें किसी की बलि चढ़ानी होगी और वह बलि किसी और की नहीं, किसी इंसान की होनी चाहिए। जादूगरनी जी, मैं आपको एक इंसान की बलि चढ़ाकर देने के लिए तैयार हूँ। ये रही मेरी बहन, इससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हमेशा माँ की लाडली बनी रहती है और इसी की वजह से मुझे काम भी करना पड़ रहा है और मेरे दोस्तों में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती है। इसलिए मैं अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह जादू फ्रॉक दे देना। मैं इसकी धन दौलत से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगी। सीमा, तुम्हारी बहन तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। अगर तुम अपनी बहन की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो तो यह फ्रॉक तुम्हें भी मिल सकता है। यह ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। जादूगरनी जी, अगर आप दुनिया की सारी धन दौलत भी मेरे कदमों में डाल दोगी तब भी मैं अपनी बहन की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। और गीता, तुम्हारी यह शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा था कि तुम छोटी हो, नादान हो, इसलिए मुझसे बदतमीजी करती हो, लेकिन पैसों के लालच में इतनी अंधी हो जाओगी कि अपनी बहन का खून बहाने के लिए तैयार हो जाओगी। यह मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। ऐसा कहकर सीमा बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है, लेकिन सीमा के इन आंसुओं से गीता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जैसे ही तलवार उठाकर सीमा की गर्दन उतारने वाली होती है तो वह एक बिल्ली के रूप में आ जाती है। अपनी बहन को बिल्ली के रूप में देखकर सीमा घबरा जाती है। तभी वह जादूगरनी सीमा से कहती है, सीमा, यह लो जादू फ्रॉक, यह तुम्हारा है। इससे तुम जितनी चाहो उतनी धन दौलत मांग सकती हो। मुझे हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन को उसके लालच का फल मिला है। तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा लालची
और बुरे स्वभाव की थी। मैं इसी तरीके से परीक्षा लेती हूँ और जो लालच करता है उसे मैं इसी तरह से जानवर का रूप दे देती हूँ, और जो लालच नहीं करता उसे मैं अपना जादुई फ्रॉक देती हूँ। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का परिणाम मिला है। जाओ, तुम अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताओ। जादूगरनी जी, गीता मेरी छोटी बहन है और मेरी बहन बिल्ली बनकर अपना जीवन यापन करे, यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप मेरी बहन को ठीक कर दो। चाहे तो आप जादुई फ्रॉक मुझे मत दो, मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। बस मेरी बहन को वापस से इंसान बना दो। सीमा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हें मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी तुम अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। सच में सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हारी बहन को इंसान बना रही हूँ। इतना कहकर जादूगरनी गीता को बिल्ली से इंसान बना देती है। गीता यह सारी बातें सुन रही थी तो उसे अपने के पर बहुत पछतावा होता है और वह सीमा से माफी मांगती है। दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा किया, आपको कभी बड़ी बहन नहीं माना, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से ही माँ आपसे प्यार करती है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी कोई बुरे काम नहीं करूँगी, कभी कोई लालच नहीं करूँगी, बस आप मुझे अपना जैसा बना देना। सीमा गीता को माफ कर देती है और वह जादूगरनी दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होती है और वह अपना जादुई फ्रॉक दोनों बहनों को दे देती है, जिसकी धन दौलत से दोनों बहन बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराती हैं। सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाती है और जादुई फ्रॉक की मदद से अपना बहुत बड़ा बुटीक चलाती है और पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गर्मी की छुट्टियां मनाने मुनमुन अपनी नानी के घर गई। मुनमुन स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। एक दिन की बात है, क्या मेरी प्यारी सी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ। नहीं, मुझे ये बेमतलब के खिलौने नहीं चाहिए। एक बार देखो तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये बेकार से खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए मुनमुन ने सारे खिलौने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। ये देख उसकी नानी को बहुत बुरा लगा, पर आप तो जानते ही हैं नानी कैसी होती है, वो अपनी नातिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। चुनमुन की नानी ने स्टोर रूम में जाकर पुरानी सी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। तब उन्हें अलमारी के कोने में लकड़ी की बनी हुई परी मिली। वो चुनमुन को दिखाते हुए बोली, देखो चुनमुन, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। सही कहा तुमने। और देखो, इसके पास इसके जादुई छड़ी भी है। जादुई छड़ी? क्या सच में? अगर ऐसी बात है, मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए चुनमुन ने लकड़ी की परी को अपने कमरे में ले गई और उसके साथ खेलने लगी और लकड़ी की परी से बोली, लकड़ी की परी, अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ ना। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तुम भी बेकार का खिलौना हो, तुम मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा कहकर चुनमुन ने उस लकड़ी की परी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रात का समय हो चुका था। चुनमुन अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, उस चांद की रोशनी जैसे ही उस लकड़ी की परी पर पड़ी, तब उस लकड़ी की परी में हलचल होने लगी। ओह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहाँ गई? जल्दी अपनी छड़ी ढूंढनी होगी। अरे हाँ, याद आया, छड़ी तो चुनमुन के कमरे में है। मुझे जल्दी से उस कमरे में पहुँचना होगा। फिर छोटी सी परी खिड़की के रास्ते जल्दी से चुनमुन के कमरे में पहुँची। उसे अपनी जादुई छड़ी टेबल पर रखी हुई दिखाई दी। वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी उस टेबल पर जैसे ही पहुँची, तब अचानक चुनमुन की नींद खुल गई। क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देख परी घबरा गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन छोटी होने की वजह से वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई और चुनमुन ने उसे अपने हाथों पर उठा लिया। प्लीज मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरा खिलौना हो। पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था ना। हाँ तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ अपने खिलौने के साथ।
तुम एक बहुत ही बुरी और जिद्दी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। सूरज उगने से पहले मुझे गुलाबी जादूगरनी के महल पर पहुंचना होगा, जो समुद्र के उस पार है, नहीं तो वो मेरे परीलोक को बर्बाद कर देगी। गुलाबी जादूगरनी? मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ, कोई खिलौना नहीं। गुलाबी जादूगरनी ने मुझे श्राप देकर मुझे लकड़ी की परी में बदल दिया। क्या कहा? तुम परीलोक की राजकुमारी हो? लकड़ी की परी ने चुनमुन को सारी बात बताते हुए बोली, गुलाबी जादूगरनी मेरा रूप लेकर परीलोक में मेरी रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद उसे रानी माँ उसे परीलोक की रानी बना देगी, फिर उसे अपना जादुई मणि सौंप देगी, जिसे पाकर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात परीलोक में किसी को नहीं पता, लेकिन उस गुलाबी दुष्ट जादूगरनी की एक नेक और दरिया दिल जादूगरनी बहन है, उससे मेरा ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने मुझे बताया, पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी तब मुझ में प्राण आ जाएंगे, और उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया है कि वो दुष्ट जादूगरनी की हवेली समुद्र के बीचों बीच है। उस हवेली के अंदर जादूगरनी ने कांच के शीशे में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे वो दिल नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी, और फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपनी असली रूप में आ पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, सुबह होने से पहले मुझे जादूगरनी की हवेली तक पहुंचना है। चुनमुन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं है। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा, चलो चले। मेरी जादुई छड़ी तो दो। फिर चुनमुन ने जादुई छड़ी परी को दे दी। फिर परी उसे अपने साथ उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच जादूगरनी की हवेली थी। समुद्र के पानी का बहाव बहुत ही तेज था। अचानक से बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देख परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं, और मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें बारिश में उड़ा सकूं। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तब अचानक चुनमुन की नजर समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी, डोंट वरी, वो देखो नाव, हम जल्दी ही हवेली पर पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से नाव पर बैठो। आइडिया बुरा नहीं है, पर तुम्हें नाव चलाना आता है? मैं ऑलराउंडर हूँ, जल्दी से बैठ जाओ। उसके बाद चुनमुन और परी नाव में बैठ गए। चुनमुन ने तूफानी बारिश में बड़ी ही बहादुरी से परी को समुद्र के बीचों बीच उस हवेली तक ले गई। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्होंने वहाँ एक भयानक बड़े दांतों वाला राक्षस को देखा। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला किया, तब चुनमुन बीच में आ गई और उसने राक्षस के सिर पर वार किया। लड़की, तू मेरे हाथों नहीं बचेगी, रुक, पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाता हूँ। तब परी ने जादुई छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। चुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों ने मिलकर उस गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढ निकाला। परी ने फौरन अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी के दिल को नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में वापस आ गई। थैंक यू चुनमुन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अगले दिन जब सूरज निकला, चुनमुन ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या, मैं तो हवेली पर थी परी के साथ, फिर यहाँ कैसे? कब? क्या मैं सपना देख रही थी? इतने में वहाँ चुनमुन की नानी आई और बोली, चुनमुन मेरी बच्ची, तुम उठ गई। चुनमुन तुरंत ही बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए नानी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। नानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया और आपके दिए हुए सारे खिलौने भी फेंक दिए। अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुँह हाथ धो लो। उस दिन के बाद से चुनमुन का जिद्दी और अड़ियल स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। अब वो सभी खिलौने बड़े प्यार से संभाल कर रखने लगी।